Good morning, student. Welcome back to physics class. This lecture number is 1 and unit is current electricity. Okay. And the content of today's lecture is, first we will discuss about what is electric current. Then we will discuss about the current density, then drift velocity, mobility, conductivity and the resistivity. One by one we will discuss these all topic. Before discussion of these topic, but we have discussed in the last unit, हमने लास्ट यूनिट में किसकी बात की थी? और लास्ट यूनिट थी जी इलेक्ट्रोस्टैटिक. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन चार्ज इन स्टडी स्टेट और नॉट इन मोशन. अगर चार्ज की पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो चार्ज इन नोन एज द स्टडी स्टेट. और किस किस तरह के चार्ज की हमने बात की थी? वी हैव टॉक अबाउट द पॉइंट चार्ज. एक हमने पॉइंट चार्ज की बात की थी. देन वी विल डिस्कस द लाइन चार्ज, जिसमें क्या था, एक चार्ज क्यू एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया था. एंड द चार्ज इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल, मीन्स कूलम पर मीटर, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ. और यूनिट क्या है जी? कूलम पर मीटर. एंड आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसमें हमने चार्ज को एक सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया था और किस टर्म में डिफाइन किया था? सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया. और यूनिट क्या थी इसकी जी? कूलम पर मीटर स्क्वायर. And after surface charge density, we have talked about the volume charge density, जिसमें क्या था? एक चार्ज क्यू एक वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया था एंड डिफाइन इन टर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बी, यानी क्या? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एंड यूनिट इज कूलम पर मीटर क्यूब. इस तरह के चार्ज की हमने बात की थी. लेकिन अगर चार्ज क्यू की बात करें, चाहे लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल की, चाहे सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस की और रो बी की, व्हाट इज द कॉमन दीज ऑल टर्म? इन दिस केस द पोजीशन ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम. यानी किसी भी पॉइंट पे, जैसे मैंने ये पॉइंट कह दो, दिस पॉइंट इज ए. अगर एक पॉइंट हम वॉल्यूम में डिफाइन करें, चाहे हम सरफेस में डिफाइन करें, तो किसी भी पॉइंट पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड था, दिस डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम. यानी जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था टाइम के रेस्पेक्ट में क्या था? कांस्टेंट था. ये कांस्टेंट था, इसीलिए इसे हम क्या कह के चल रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक. एंड ड्यू टू दिस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, बट द टर्म वी डिफाइन इन द लास्ट यूनिट, we have defined about the electric force, then electric field, potential and the potential difference. इन सारे टर्म की हमने लास्ट यूनिट में बात की थी. अब नाउ टॉकिंग अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी. कंडीशन क्या कह के चल रहा है? इफ दिस चार्ज क्यू एट ए पॉइंट पी इज इन मोशन, हम क्या कह रहे हैं कि अगर चार्ज मूव कर रहा है किसी पोजीशन बी पे, यानी हर समय इस पे चार्ज क्यू आ रहा है और चार्ज क्यू जा रहा है. ठीक है, तो चार्ज क्यू आ रहा है, चार्ज क्यू जा रहा है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? दैट चार्ज इन मोशन, एंड चार्ज इन मोशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय ए करंट. तो टू टर्म, यानी चार्ज इन मोशन और इलेक्ट्रिक करंट, या हम किसकी बात करें? इलेक्ट्रिक करंट. दीज टू टर्म आर एनालॉगस, यानी एक दूसरे के एनालॉगस हैं. तो हम किसी पॉइंट से चार्ज फ्लो कर रहा है, हम ये कह सकते हैं, या उस पॉइंट पे मेरी इलेक्ट्रिक करंट है. तो डेफिनेशन वाइज हम क्या कह के चल रहे हैं? इफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन रेफरेंस पॉइंट टू द अदर रेफरेंस पॉइंट, we can say there is an electric current, वहां एक करंट होगी. सिंप्लिसिटी के लिए
मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए मैं करंट को कैसे डिफाइन करूंगा? तो चार्ज हम क्या कह के चलेंगे, क्यू, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना फ्लो कर गया. सो मैथमेटिकली वी विल डिफाइन द डेफिनेशन थ्रू द मूवमेंट ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम. तो वही मेरी इलेक्ट्रिक करंट होगी. तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? चार्ज मूवमेंट और रेट फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम इज नोन एज द करंट. जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया, सपोज मैं एक एरिया लेके चल रहा है, कोई एरिया है मेरा ए, ठीक है. इस इंस्टेंट पे कंटिन्यूअसली हम ये कह के चल रहे चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, यानी हर समय इससे क्या पास हो रहा है, चार्ज क्यू टी में. तो अगर किसी टाइम ड्यूरेशन टी में मेरा चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम टी में, तो देयर इज एन करंट आई. तो एवरेज करंट आई एवरेज कितना कह के चलेंगे, दिस इज द टोटल चार्ज पास इन द टाइम इंस्टेंट टी. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ माई करंट आई एवरेज. ठीक है, ये हो गया. तो पहले हमने करंट की बात कर ली, लेकिन कभी कभी क्या होगा, अगर हम ये कहें द मूवमेंट ऑफ चार्ज इज चेंजिंग, कि हर इंस्टेंट पे कितना चार्ज पास हो रहा है वो चेंज हो रहा है, यानी बेसिकली हम क्या कह के चल रहे हैं, Q इज द फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में मेरा चार्ज चेंज हो रहा है. तो इस चार्ज Q को हम कितना दिखा के चलते हैं, दिस इज रिप्रेजेंट बाय द QT. ठीक है, Q की जगह हम किसके दिखा के चल रहे हैं, QT, यानी चार्ज एट टाइम इंटरवल ऑफ T. जब चार्ज चेंज हो रहा है तो बेसिकली क्या चेंज होगा जी, मेरी करंट आई भी चेंज होगी. तो इसलिए हम दिखा के चल रहे हैं करंट आई टी. ठीक है, तो अगर चार्ज इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं जब करंट को डिफाइन करता हूं, दिस इज रिप्रेजेंट इन द डिफरेंशियल फॉर्म. तो हम क्या कह के चल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ आई टी इज गिवन बाई डिफरेंशिएशन ऑफ द चार्ज डी क्यू टी बाई डी टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. आप उसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और टी की वैल्यू एज स्मॉल जितनी आप ले सकते हैं, टी टेंड्स टू 0. जैसे एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं, सपोज वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू टी, ओके, पासिंग फ्रॉम ए पॉइंट पी, कितना पास हो रहा है, दिस सपोज टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4. मैंने एक एग्जांपल ले लिया, किसी पॉइंट पी से इतना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी टाइम इंटरवल टी पे. तो वैल्यू ऑफ करंट आई टी एट टाइम इंटरवल टी कितना होगा, दिस इज डी क्यू टी बाई डी टी. ओके, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा मेरा इस टर्म का. सो द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू द 2t प्लस 3. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई टी एट इंस्टेंट टी. ठीक है, जैसे मैं सपोज वी वांट टू फाइंड द करंट आई टी एट t इक्वल टू 2. आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप जस्ट t इक्वल टू 2 रख दो. सो दिस इज t इक्वल टू 2. सो 2 इंटू 2 प्लस 3. सो द वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू द 7. ठीक है, ये आ गया 7. लेकिन अभी तक हमने करंट की यूनिट की बात नहीं की. करंट की यूनिट क्या होगी, तो सिंपल द यूनिट ऑफ करंट, तो करंट है क्या, del q by del t. So unit is I, the unit of current is I is dq by dt, ये है. So unit is कूलम पर सेकेंड, हम ये कह के चलते हैं. बट एनोदर यूनिट जो है, ऐसा यूनिट, वो क्या है, एम्पियर. कभी कभी हम यूनिट एम्पियर भी डिफाइन करते हैं. तो एम्पियर, अगर मैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन की बात करना चाहूं तो क्या होगा, इफ वैल्यू ऑफ करंट आई 1 एम्पियर कब आएगा, जैसे आई इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन टी. इफ द वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1 कूलम एंड टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड, देयर इज एन करंट ऑफ 1 एम्पियर. तो अगर हम ये कह के चल रहे हैं, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट if 1 coulomb is flowing in the 1 second, then there is value of current is the 1 ampere. Clear? So far so good. Okay, ये हो गई जी हमारी यूनिट कूलम पर सेकेंड और एम्पियर. नाउ
वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट की मेरी डायरेक्शन क्या होगी। ओके, सपोज वी आर टेकिंग 2 पॉइंट, मेरे पास एक ए पॉइंट ए है और बी पॉइंट ए है, एंड सपोज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ए टू बी, मैंने ये कोई करंट आई दिखा रखा है। तो अगर करंट हम ये कह के चल रहे हैं करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, अगर मेरा ये करंट फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन अगर ए टू बी है मींस डायरेक्शन ऑफ द करंट इज द पॉजिटिव चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है मेरे ए से बी की तरफ। और हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज। हम ये कहें जैसे B2A या तो नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं, करंट के अपोजिट मेरी डायरेक्शन होती है, और अगर या क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन, सो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, बट करंट है द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड, बट इट अगेन ये लेकिन फिर भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों, बिकॉज करंट डज नॉट फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अगर मैं कहूं एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन से करंट आ रही है, दिस सपोज 2 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ दिस करंट इज सपोज 3 एम्पियर एंड दिस करंट इज 4 एम्पियर। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट ए पे, इस पॉइंट ए पे टोटल करंट निकालना चाहूं तो सिंपल एल्जेब्रिक सम होगा। तो टोटल करंट कितनी होगी, 2 + 3 + 4, सो दिस इज 5 + 4 यानी 9 एम्पियर। ठीक है, तो सिंपल एल्जेब्रिक सम करते हैं, देयरफॉर वी विल ट्रीट दिस करंट एज द स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब हमने करंट की बात कर ली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द करंट डेंसिटी। देखो, एक तो डेंसिटी जिस वर्ड के पीछे आ जाए दैट विल ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। जहां भी वर्ड आपको मिल जाए डेंसिटी, करंट डेंसिटी, पावर डेंसिटी और एनी अदर डेंसिटी, डेंसिटी जिस भी वर्ड के पीछे लगा है तो वो कैसा होगा, मेरा वेक्टर क्वांटिटी होगा। और यहां हम करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो करंट डेंसिटी क्या है, चार्ज पासिंग थ्रू एन एरिया इज नोन एज द करंट डेंसिटी। जैसे सपोज हमने एक एरिया दिखा दिया, ये दिस इज एन एरिया ए एंड सपोज देयर इज पासिंग करंट मैग्नीट्यूड इज आई, सो करंट डेंसिटी मैग्नीट्यूड जे हम कितना कह के चलते हैं, दिस इज I/A। ओके, और यूनिट क्या होती है, दिस इज एम्पियर, करंट की यूनिट एम्पियर हो गई। ओके, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, सो दिस इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन अगर मुझे डिफरेंशियल फॉर्म में दिखाना है, यानी इफ वी वांट टू फाइंड द करंट एट ए पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट डेंसिटी डिफाइन करनी है, तो वो हमेशा किस फॉर्म में डिफाइन करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में। तो हम जे कितना कह के चल रहे हैं, द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन डिफरेंशियल फॉर्म, चेंज इन करंट di/dA एंड A टेंड्स टू 0। अब बहुत कम करंट लेके चल, मतलब एरिया लेके चला, A टेंड्स टू 0, सो एट ए पॉइंट करंट इज रिप्रेजेंट इन द डिफरेंशियल फॉर्म एंड द वैल्यू इज गिवन बाय J = di/dA। ठीक है, अगर करंट का मैग्नीट्यूड देखना है di, ये कितना हो जाएगा, दिस इज J.dA, और हमने कहा है करंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट में हम J.dA कह के चलेंगे एंड टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट क्या होगा, इंटीग्रेशन, एरिया के रेस्पेक्ट में करना है तो डबल इंटीग्रेशन एंड दिस इज J.dA। ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, या करंट मैक्सिमम कब पास करेगी, किसी पर्टिकुलर एरिया से। अगर मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट जैसे मैं ये ले लूं एंड एरिया की डायरेक्शन हम ये ले लें,
this is the direction of area vector. If current I and dA vector both has the same direction, तो यहां एंगल कितना होगा 0 एंड वैल्यू ऑफ करंट आई क्या होगी मैक्सिमम. ठीक है, यानी जे डॉट डी ए यानी टोटल करंट की वैल्यू कितनी कहेंगे हम, जैसे जे मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू डी ए कॉस थीटा ये कहोगे, तो थीटा इस केस में क्या हो गया मेरा 0 और करंट जी एंगल 0 मींस द वैल्यू ऑफ करंट इज मैक्सिमम. और मिनिमम कब होगी, व्हेन द एरिया वेक्टर एंड द करंट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द ईच अदर. जैसे ये मेरी करंट की डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में क्या ले लूं परपेंडिकुलर. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर. सो द करंट इज मेकिंग द 90 डिग्री, यानी कोई भी करंट पास नहीं होगी. थीटा इज 90 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ करंट आई कितना होगा 0 होगा. ओके, सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द current and the current density. Now next term we are defining drift velocity in the conductor. कंडक्टर में मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो देखो पहले हम एक कंडक्टर की बात करते हैं, मतलब कंडक्टर में है क्या क्या. अगर कंडक्टर में बात करें, कंडक्टर है द डिफरेंट मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, और द आउटर लेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फ्रॉम द एवरी मॉलिक्यूल और एटम हम क्या कहते हैं फ्री स्पेस में. तो ये जो ब्लू कलर से दिखा रखे हैं हमने, तो दीज आर द आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एंड दे आर इन फ्री स्टेट. तो इनको हम क्या कह के चलना है कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है. ये जी मेरे कैसे हैं कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन. और कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन का क्या सिग्निफिकेंस है, दे कैन मूव थ्रू आउट द क्रिस्टल. अब ये पेरेंटल एटम या मॉलिक्यूल जिससे अलग होते हैं, क्योंकि चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल क्या है 0 रहता है, पर जबकि मेरा कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन अलग हो गया तो रिमेनिंग एटम और मॉलिक्यूल इज नोन एज द लैटिस. उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो रिमेनिंग एटम जो या मॉलिक्यूल क्या कहलाता है लैटिस. एंड दीज इलेक्ट्रॉन आर मूव इन रैंडम मोशन थ्रू आउट द क्रिस्टल. ठीक है, तो फ्री मोशन में है, बट दे आर कोलाइड विद दिस पेरेंटल मॉलिक्यूल. इन मॉलिक्यूल से ये क्या करते रहते हैं जी मेरे टकराते रहते हैं हर बार, और टकराने से इनकी डायरेक्शन क्या होती रहती है बार बार चेंज होगी. और जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 0. ठीक है, तो हम एक डेफिनेशन विदाउट अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 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 चल रहा है, इन ए कंडक्टर आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आर इन फ्री स्टेट नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जो हमने अभी बात की. फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द लेटिस, लेटिस से टकराएंगे या कोलाइड कर रहे हैं. देयरफॉर speed and direction of the electron changes on each collision and electron are in zigzag motion. ठीक है, so the average movement of electron from a particular area at a time is 0. तो अगर मैं यहां पे जैसे कोई एरिया ले लें, तो एट ए टाइम जितने इलेक्ट्रॉन मेरे लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं एक तरह से मेरे लेफ्ट टू राइट आएंगे एक तरह से. ठीक है, तो एवरेज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होगा. देयरफॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD हम क्या कह के चलेंगे 0. सो व्हेन वी आर नॉट अप्लाई एनी इलेक्ट्रिक फील्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द कंडक्टर इज 0. हम ये मान के चलेंगे. नाउ व्हाट विल बी द चेंज इफ वी अप्लाई ए इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि इस कंडक्टर को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे रहे हैं. सपोज दिस इज द प्लस माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड E. तो एवरी इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन है कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन फील ए फोर्स F इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है मेरा नेगेटिव चार्ज, तो सभी पे एक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में.
जब फोर्स आ गया तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, फोर्स इक्वल टू कितना होता है ma, सो दिस ma इक्वल टू द QE, केवल मैग्नीट्यूड देके चल रहा है। तो एक्सीलरेशन होगा a इक्वल टू QE अपॉन m। तो इनकी वेलोसिटी एक तरह से क्या होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होती जानी चाहिए। बट बिकॉज these free conduction electron collide with the lattice, इस पॉजिटिव चार्ज से टकराते रहते हैं, therefore their velocity become constant। हम एज्यूम मान के चलते हैं उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट, एंड दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टर्म हम क्या कह के चल रहे हैं, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन है लेकिन वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, क्योंकि ये कोलाइड कर रहा है मेरे लेटिस के साथ, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द लेटिस। ओके, नाउ सी, हम मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो अगर मैं कह के चले, इफ एल क्या डिफाइन कर रहा है, एल इज द डिस्टेंस कवर बाय द इलेक्ट्रॉन बिफोर कॉलिजन। जैसे सपोज दो मेरे लेटिस थे, इनको टकराने से पहले इसने एक डायरेक्शन हमारी कवर कितनी कर रहा है, एल डिस्टेंस कवर कर रहा है, एंड द कॉलिजन टाइम क्या डिफाइन करके चल रहे हैं हम, टी। सपोज टी इज द टाइम बिटवीन टू कॉलिजन, सो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी bd, वेलोसिटी bd कितना कह के चलेंगे, डिस्टेंस कवर इज l एंड टाइम ऑफ कॉलिजन t है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज l बाई t। ओके, लेकिन अगर मुझे l को, मेरा एक फॉर्मूला ये भी होता है, बिकॉज इट हैज एन एसिलेशन, इसमें एसिलेशन है, सो द डिस्टेंस l इक्वल टू कितना होता है, ut u इंटू टी, ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, मेरा फॉर्मूला ये है। बट इनिशियल वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। सो मेरा ये टर्म कितना हो गया, 0। सो द वैल्यू ऑफ L हम कितना कह के चलेंगे, हाफ A की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, QE बाई m, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, एंड इनटू द t स्क्वायर। ओके, जस्ट वेट, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ L। ठीक है, अगर मैं इस L की वैल्यू, ठीक है, L की वैल्यू हम यहां से लेके कहां रख दे रहे हैं, अपनी इस इक्वेशन में रख दे रहे हैं L की। सो द वैल्यू ऑफ BD कितना हो जाएगा, BD इक्वल टू हाफ QE अपॉन m इंटू टी स्क्वेयर, और नीचे एक टर्म आ जाएगा t, सो 1t इज कैंसिल आउट, सो दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू, हम कितना लिख सकते हैं, QT अपॉन 2m into the E। okay, just wait, so the value of drift velocity कितना आ गया, BD इक्वल टू, फाइनल डेरिवेशन बस हम ये कह के चल रहे हैं, BD कितना आया, BD इक्वल टू QT अपॉन 2m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD इक्वल टू QT अपॉन 2m इंटू E। So this is my final relationship। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम क्या कह के चल रहे हैं, BD किसके प्रोपोर्शनल है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपकी क्या आएगी, मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। इस टर्म को, दैट इज QT अपॉन 2m, Q इज द चार्ज, T कोलिजन टाइम है, m इज द मास, we are defining as the mobility। तो यहां हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, that is mobility। okay, and how can we define this, B equal to mu E। ठीक है, where mu क्या है, mu is known as the mobility, and mathematically इसकी वैल्यू किसके इक्वल लेके चल रहा है, QT अपॉन 2m। एंड ये किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, it depends upon the factor, depend material of the conductor, आप कौन सा कंडक्टर यूज कर रहे हैं, एंड द टेम्परेचर। ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, कौन सा आप कंडक्टर यूज कर रहे हैं,
एंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। अगर हम यूनिट की बात करें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? सो द यूनिट इज म्यू ए, वैल्यू यूनिट ऑफ म्यू इज म्यू इक्वल टू बी अपॉन ई, और वेलोसिटी बी कितना हो गया, मीटर पर सेकेंड, ये आया। एंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर, equal to volt per meter. Okay, so the final unit is meter square over volt second. This is the unit of the mobility. ध्यान रखना, जब भी आप फिजिक्स कर रहे हैं, यूनिट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, बहुत सारे कई क्वेश्चन आपके किसी भी कंपटीशन में केवल यूनिट से हो जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट हमेशा हर चीज की मुझे पता होनी चाहिए। हम यूनिट वाइज या बैलेंस बाई ऑफ यूनिट भी सॉल्व ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो मोबिलिटी की यूनिट मेरी क्या रही, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। नाउ नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, करंट डेंसिटी और मेरे ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशन होता है? तो देखें, हियर वी हैव शोन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L। सपोज इस कंडक्टर की जी लेंथ कितनी है, हमारी L है। ओके, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया हम लेके चल रहे हैं A। ओके, तो सपोज एट टाइम डेल टी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आर मूव इनटू दिस कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कितनी मान के चल रहे हैं, दिस इज बी डी। एक बार टर्म दोबारा बता के चल रहे हैं, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ए कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डेल टी लेके चल रहा है, इलेक्ट्रॉन आर मूव विद ए वेलोसिटी ऑफ बी डी। तो इन टाइम इंटरवल डेल टी, अगर हम एक डेल टाइम इंटरवल ले लूं, कितना, डेल टी, तो इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस कवर करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस कवर करेंगे डेल एल, उसकी वैल्यू कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज बी डी इंटू डेल टी। तो फर्स्ट टर्म हमने ये कह दिया, द लेंथ कवर बाय एन इलेक्ट्रॉन इन डेल टी टाइम। ठीक है, डेल टी टाइम में मेरे इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। सेकंड, अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम कितना कवर करेगा, बाय दिस पोर्शन, यानी ये जो पोर्शन है कितना वॉल्यूम रखता है, तो मैं क्या करूं, डेल एल को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, लेंथ से, लेंथ डेल एल है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम की वैल्यू जो हो गई, इस टर्म के बाद बात कर रहे हैं, डेल बी, दिस इज डेल एल मल्टीप्लाई बाई द एरिया, ए आ गया, और लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, बी डी इंटू डेल टी। दिस इज द वॉल्यूम। नेक्स्ट हम जो डिफाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम कितने होंगे। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें, इफ वी एज्यूम, ठीक है, एन, एक क्वांटिटी एन डिफाइन करके चल रहे हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर मीटर क्यूब में हम इतने इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर रहे हैं, तो डेल बी में मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एन इंटू ए इंटू बी डी इंटू डेल टी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। मैं टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेल एन की बात कर रहा है। ये टोटल चार्ज क्रॉसिंग एरिया कितना हो जाएगा, यानी अगर टोटल चार्ज हम मान लें इससे डेल क्यू पास कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इसके चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं, ई, दिस इज एन ए बी डी इंटू डेल टी, और करंट आई कितना होता है, दिस इज डेल क्यू बाई डेल टी। ठीक है, यानी इस डेल क्यू टर्म में मैं किसकी डिवाइड कर दूं, डेल टी की, तो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्विवेलेंट टू एन ई ए बी टी। ठीक है, मेरी ये टर्म आ गई, वैल्यू ऑफ करंट आई। इसके बाद करंट डेंसिटी अगर जे निकालना चाह रहे हैं, दिस इज आई अपॉन ए, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू एन ई, ठीक है, एन ई बी टी। ठीक है, सो करंट डेंसिटी का मेरा रिलेशन विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है, दिस इज एन ई इंटू बी टी। देखो एन क्या है, एन इज द
व्हाट इज दिस एम? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू द पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है? चार्ज है। तो ये क्या होगी? चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो जे को एक टर्म और डिफाइन करना है, दिस इज रो बी इंटू बी डी। तो रो बी क्या है? रो बी इज डिफाइन एज द चार्ज डेंसिटी, सी डी लिख रहा है। और क्या है? कूलम पर मीटर क्यूब। यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज द माय current density. Okay, just wait a minute. Okay, now we are defining the term electrical conductivity. Okay, now see, हमने current density का रिलेशन बता दिया इसके साथ। तो J इक्वल टू कितना है? J इक्वल टू रो बी इंटू बी डी। बी डी कितना होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में करूं, दिस इज बी डी की वैल्यू इज म्यू इंटू ई। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू द म्यू इंटू ई एट दिस टर्म, यानी हम यहां एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं सिग्मा जे इक्वल टू सिग्मा ई। यानी सिग्मा क्या है? सिग्मा इक्वल टू रो इंटू म्यू। रो बी क्या क्या चल रहा है? मतलब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बात कर रहे हैं। सो दिस सिग्मा इज नोन एज द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सो ये मेरा कंडक्टिविटी है, जो टर्म ध्यान रखना है। सिग्निफिकेंस अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्म इज द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम क्या कह के चल रहे हैं? रेजिस्टिविटी इज रिप्रेजेंट बाय द साइन ऑफ रो। ध्यान रखना, एक रो से रिप्रेजेंट करते हैं एंड रो इज इक्वल टू द 1 अपॉन सिग्मा। रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी इज नोन एज द रेजिस्टिविटी। इंपॉर्टेंट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर मैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर रहा हूं, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी एक मटेरियल करंट फ्लो का कितना अपोज कर रहा है, दैट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी है, मतलब करंट का वो इतना ज्यादा अपोज कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी। या कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा है, वो इतनी आसानी से फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम ये कह के चल रहा है, इफ वी हैव द टू मेटल and the conductivity of metal 1 is greater than the metal 2, means the electron can easily flow in the metal 1। जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसमें इजी से फ्लो कर सकते हैं। या इसके अपोज, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो का उतना ही ज्यादा अपोज होगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है, दोनों में कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की बात करें, conductivity and resistivity of the material is independent of the electric field। जैसे हमने यहाँ रिलेशन बनाया J इक्वल टू सिग्मा ई। सो दिस सिग्मा, और सिग्मा क्या है? जस्ट अप, और रो सिग्मा क्या है? दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। These both terms are independent to the electric field and depends electric field existing in the material, and that is given by the Ohm's law। ओम्स लॉ को हम और डिटेल में, क्योंकि ओम्स लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इंडिपेंडेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस एक नई फॉर्म में हम ये क्या क्या चल रहा है, इफ वी अप्लाई ए वोल्टेज across a conductor, this suppose voltage A, and this is the length of the conductor, and this is my cross section area A। ये क्या क्या चल रहा है? So there is an electric field E होगा, and the value of electric field E कितना होगा? This is B upon L, applied voltage B upon L। तो फॉर्मूला अभी हमने जो कैलकुलेट किया था करंट डेंसिटी का, ये क्या था? J इक्वल टू सिग्मा E, और J को हम कितना लिख सकते हैं? इफ देयर इज एन फ्लो ऑफ करंट I, so J is equivalent to I upon A, this is sigma, and E is equivalent to the B over L। ओके, ये मेरा फॉर्मूला आया। तो अगर हम इक्वल टू B अपॉन L, तो यहां हम टर्म लिख के चल रहे हैं
बी इक्वल टू वोल्टेज इक्वल टू कितना हो गया, जस्ट दोबारा से रीअरेंज कर रहे हैं इस फॉर्मूले का। बी इक्वल टू कितना हो गया, आई अपॉन ए इंटू एल इंटू 1/सिग्मा, और 1/सिग्मा को कितना लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी। सो दिस इज रो एल अपॉन ए इंटू द आई, एंड दिस टर्म, यहां एक टर्म और डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज रो एल अपॉन ए इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन के आया, बी इक्वल टू आर आई, एंड दिस इज नोन बाय द ओम्स लॉ। ठीक है, इसी को हम ओम्स लॉ से डिफाइन करेंगे। बहुत ज्यादा डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है, किस किस बातों पर डिपेंड करता है। बट हियर द यूनिट ऑफ आर हम डिफाइन करके चल रहे हैं ओम, इसकी यूनिट ओम है। तो आर इक्वल टू कितना है, रो एल अपॉन ए। तो रो की यूनिट हम कैसे डिफाइन करेंगे, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। So unit of R is ohm, area unit is meter square, and its unit is meter. So the unit of rho is ohm, meter, ohm, ठीक है, एरिया के ओम मीटर। ओके, सो दिस इज रो, सॉरी, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सो रो इज R इंटू, सो यूनिट ऑफ R कितनी हो गई, ओम मीटर। सिंबल अगर हम बात करें तो इसको हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सो यूनिट इज ओम मीटर। एंड यूनिट ऑफ अगर रेजिस्टिविटी की बात, कंडक्टिविटी की बात करें तो सिग्मा कितना होता है, 1 अपॉन ऑफ रेजिस्टिविटी। सो यूनिट ऑफ सिग्मा और कंडक्टिविटी इज ओम मीटर, हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरी डिफरेंट टर्म थी जिनको हमने आज डिस्कस किया। बट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ, कि मेरा रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरह से डिपेंड करता है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक्स पे आएंगे, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ and the dependence of resistance on temperature and the different formula. Okay, thank you.